हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को लेखा शास्त्र का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूं। ये अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है और इसमें जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, ये प्रश्न अगर आप ध्यान से देखते हो और इनका उत्तर अगर आपसे बन जाता है तो समझ जाओ कि आपका अर्धवार्षिक पेपर अच्छा जाएगा। और प्रश्न को देखने के बाद आपको उत्तर याद नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कि अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं किया है। तो कितना पानी में हो ये ये जो प्रश्न है ना, इनको देखकर आपको पता चल जाएगा। और ये जो प्रश्न पत्र है ये पुराना प्रश्न पत्र है, अभी कहीं भी एग्जाम नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक मेरे पास इस साल का जो अर्धवार्षिक पेपर है उसका प्रश्न पत्र नहीं आया है। फिर भी मैं आपको ये पुराना जो प्रश्न पत्र है इसको दिखा के ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए हो तो तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि इसमें जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं ये कठिन तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को ये कठिन लगे। तो देखो, सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत आसान और सरल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है भाई? पहला प्रश्न जो है ये है, पूंजी के क्या आशय है। पूंजी के क्या आशय होते हैं? सबसे पहले तो ये जानना है कि पूंजी किसे कहते हैं। पूंजी, जो हमारे पास धन होता है हम उसको क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। जरूरी नहीं कि वो धन हो सकता है वो आपका जो ज़मीन जायदाद, वो भी तो पूंजी ही है ना। और वही जो पूंजी है उसी को लगाकर हम क्या करते हैं, जैसे कि ज़मीन जायदाद जो भी चीज़ हो उसको बेचकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यवसाय शुरू करते हैं, उसे हम बिजनेस कह देते हैं ना, मतलब व्यवसाय ही कहते हैं। तो जो व्यवसाय में लगा, अब देखो, अब मैं आपको पूंजी का मतलब बता रहा हूँ। तो व्यवसाय में लगाया गया पैसा ही क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। ठीक है, पूंजी एक नंबर का प्रश्न यहाँ पे है। तो पूंजी का आशय अब आपको समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न है, लेखांकन की कितनी प्रणालियाँ होती है? दो प्रणाली होते हैं। पहली प्रणाली को हम एकल प्रणाली कहते हैं और दूसरी प्रणाली को दोहरी लेखा प्रणाली कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखो, दोहरा लेखा प्रणाली के जनक का नाम पूछा है। तो लुकास, लुकास, ठीक है, लुकास और क्या होता है? लुकास, मुझे आगे का नाम पता है, पीछे का नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, लुकास मुझे याद आ गया। ठीक है, पीछे का नाम देखना, लुकास। ठीक है, लुकास आगे का नाम है और इसके जो सर नेम है वो याद नहीं आ रहा है, तो लुकास मैं कह सकता हूँ अभी। ठीक, चौथा देखो, तलपट क्या है? तलपट क्या है? तो तलपट जो है, जो जमा, ठीक है, जो जमा राशि होता है और जो शेष राशि होता है, खाता को देखना, ठीक है, अपना बैंक अकाउंट देखना। और बैंक अकाउंट में जो जमा राशि होता है और शेष राशि होता है कि कितना अभी भी आपके अकाउंट में बचा हुआ है ना, तो शेष राशि का जो विवरण जो बताता है वही क्या कहलाता है? तलपट कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो तलपट है ये व्यवसाय, ये जो है वे व्यवसाय पर आधारित रहता है। याद रखना, व्यवसाय पर आधारित रहता है। मैंने अभी आपको क्या बताया? बैंक खाता के बारे में, लेकिन बैंक खाता लेन देन से संबंधित है। तो व्यवसाय के बारे में जो जानकारी देता है तलपट, क्या करता है? जमा और शेष की जानकारी देता है और ये व्यवसाय से संबंधित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तलपट कहते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखो, बैंक समाधान विवरण क्या है? बैंक समाधान विवरण क्या होता है? बैंक समाधान विवरण कब तैयार किया जाता है? पहले ये जानना है, बैंक समाधान विवरण कब तैयार किया जाता है? तो बैंक समाधान जो विवरण है, बैंक समाधान विवरण पासबुक है ना, पासबुक और आपके अकाउंट, ठीक है, खाता में नहीं कह रहा हूँ, पासबुक और अकाउंट अलग अलग है। अकाउंट मतलब जिसमें आपका पैसा आता है, पासबुक में क्या किया जाता है? नोट किया जाता है ना, पासबुक में एंट्री किया जाता है कि हाँ, आपके जानने के लिए उसमें क्या कर दिया जाता है? एंट्री कर दिया जाता है। और अकाउंट क्या होता है? जो ऑनलाइन प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से आप पैसा लेन देन जमा करते हो, वो क्या होता है? वो अकाउंट होता है। तो पासबुक और अकाउंट, अकाउंट दोनों में जो अंतर बताता है वही क्या कहलाता है? अंतर, मतलब जो अंतर होता है उस अंतर को मिलान करने का काम क्या कौन करता है? बैंक समाधान विवरण करता है। मान लो पासबुक में अलग दिया हुआ है और जो आपका अकाउंट है उसमें अलग राशि दिया हुआ है, तो इसको सही से मिलान करने के लिए बैंक समाधान विवरण का उपयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया बैंक समाधान विवरण क्या होता है। इसके बाद देखो, माल, माल क्या होता है? माल मतलब अंग्रेजी में हम इसे प्रोडक्ट कह देते हैं ना, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कहते हैं ना, मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया, तो क्या होता है? जो सामान खरीदा जाता है या बेचा जाता है उसे हम माल कह सकते हैं। ये सिंपल शब्दों में, एक नंबर के हिसाब से मैंने आपको एकदम सिंपल और सटीक शब्दों में उत्तर दे दिया। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को उत्तर देने में समय लग जाएगा,
चलो फिर भी देख लेते हैं। बैंक समाधान विवरण कौन तैयार करता है? क्या बैंक तैयार करता है? भाई बैंक का तो काम ही नहीं है ना बैंक समाधान विवरण का काम, क्योंकि ये व्यवसाय से संबंधित है, तो कौन करेगा? व्यवसायी करेगा ना। बैंक समाधान विवरण कौन तैयार करेगा? जो व्यवसायी है, जो व्यापारी है, वही तैयार करेगा, क्योंकि काम किसका है? व्यापारी का। ठीक है, तो व्यापारी इसे तैयार करता है। इसके बाद 8वां है, प्रति प्रविष्टियां किसे कहते हैं? प्रति प्रविष्टि किसे कहते हैं? तो प्रति प्रविष्टि मुझे भी याद नहीं आ रहा, 1 मिनट। प्रति प्रविष्टि क्या होता है यार? प्रति प्रविष्टि हाँ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट खातों की जो जानकारी मुहैया कराता है यही क्या कहलाता है? प्रति प्रविष्टि ये कहलाता है। इसके बाद 9वां है, वित्तीय विवरण को अंतिम खाते क्यों कहते हैं? वित्तीय विवरण को अंतिम खाता क्यों कहते हैं? देखो ये भी याद नहीं आ रहा है। इसके बाद अदत्त व्यय क्या है? अदत्त व्यय को जानते हो? अदत्त और प्रदत्त व्यय होते हैं, है ना। ये सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, तो बहुत समय हो गया है, इसलिए मुझे भी थोड़ा थोड़ा बस याद है। तो जो थोड़ा थोड़ा याद है तो सरल और सटीक शब्दों में आपको मैं बताते जा रहा हूँ। अदत्त व्यय का मतलब होता है कि जो पैसा होता है, ठीक है, जिसका भुगतान मतलब जैसे माल खरीदे हैं, थोड़ा समझना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। जैसे कि सामान आप खरीदे हो, ठीक है, और सामान खरीदे हो तो सामान का भुगतान, ठीक है, इसी वित्तीय वर्ष में नहीं हो पाता है। सामान तो खरीद लिए हो, लेकिन क्या होता है, सामान खरीदने के बाद उस पैसे को इसी वित्तीय वर्ष में देना होता है, तो नहीं दे पाते हैं। तो नहीं दे पाते हैं तो इसका भुगतान जो है वो रुक जाता है ना। भुगतान बस क्या हो जाता है? रुक जाता है। बाकी जो सामान का डिलीवरी है, लेन देन हो चुका होता है, बस पैसा नहीं मिल पाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अदत्त व्यय कहते हैं। ठीक है, प्रदत्त व्यय क्या होता है? अगले साल, ठीक है, अगले साल में चला जाना प्रदत्त व्यय कहलाएगा। ठीक, इसके बाद देखो 11वां प्रश्न, बही खाता एवं लेखा कर्म में दो दो अंतर बताना है। तो बही खाता क्या होता है और लेखा कर्म क्या होता है, इसमें 2 अंतर देखना है। ठीक है, उद्धृत खाता और निलंबित खाता क्या है? ठीक, इसके बाद देखो 13वां प्रश्न, रोकड़ बही एवं पासबुक के शेषों में अंतर के कोई 2 कारण लिखिए। ठीक, सब सरल सरल प्रश्न है, सभी के अभी मैं उत्तर अब आपको नहीं दे सकता, क्योंकि 1 1 नंबर का था तो उसका उत्तर छोटा होता है और इनका उत्तर क्या होगा? बड़ा होगा। तो ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बस कुछ ही प्रश्न है ना। इसके बाद देखो, रोकड़ बही का आशय स्पष्ट करते हुए उसके प्रकार लिखिए। 15 है, विक्रय बही में किन किन व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, तो अगर इनको देखकर आपको याद आ रहा होगा इनके उत्तर, तो आप आसानी से जो अर्धवार्षिक पेपर उसमें अच्छे नंबर ला पाओगे। अगर इनको देखकर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा कठिन जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ प्रश्न तो आप बना लोगे, हो सकता है पासिंग मार्क भी निकाल लो, लेकिन अच्छे से आप इसे बना नहीं पाओगे, है ना। इसमें जो प्रश्न है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए बुक है, ये जो लेखा शास्त्र है, क्योंकि यही सब्जेक्ट आपने लिया है, तो ये आपका मुख्य सब्जेक्ट है। तो मुख्य सब्जेक्ट को आपको अच्छे से देखना है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक, सबसे ज़्यादा अंक मुख्य सब्जेक्ट में ही आना चाहिए, तभी उसे लेने का कोई महत्व होता है। चलो आगे देखो। इसके बाद देखो ये जो है पंजी वाला है ना, ये जो प्रश्न है, देखो क्या है, निम्नलिखित व्यवहारों की पंजी प्रविष्टि कीजिए। पंजी प्रविष्टि अभी मैंने बताया था, तो पंजी प्रविष्टि बनाना है, कोई कठिन टॉपिक तो नहीं है पंजी प्रविष्टि करना। ठीक है, पंजी प्रविष्टि वाले टॉपिक को देख लेना। इसके बाद देखो, पंजी प्रविष्टि एक को सीखने के बाद आप सभी को बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो 17वां प्रश्न में क्या करने के लिए कहा है? शुभम का खाता, यहाँ पे खाता बनाना है। ठीक है, खाता बनाने के लिए कह रहे हैं शुभम के नाम से, तो ये भी आसान प्रश्न है। खाता बनाना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, जिसमें सिर्फ अमाउंट तक के लिखना होता है ना। इसके बाद देखो ये है क्रय बही बनाना। देखो क्रय बही से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो क्रय बही में से सिर्फ आपको 1 2 प्रश्न देखना है, उसके बाद उससे संबंधित किस तरीके से बैठाना है और कैसे बनाना है ये आपको देखने के बाद पता चल जाएगा। बहुत सारे प्रश्न आएंगे, सभी प्रश्नों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे ये जो है बैंक समाधान विवरण से है। देखो 19वां प्रश्न जो है, ये बैंक समाधान विवरण तैयार करना है। तो बैंक समाधान विवरण तैयार करोगे तो देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है किस तरीके से तैयार करना है। एक प्रश्न बैंक समाधान विवरण से देख लेना, 1 2 प्रश्न देखो, 1 या 2 जो प्रश्न देखोगे उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, देखना भी है, आपको रटना भी है, क्योंकि रटे रहोगे तब आपको ये पता रहेगा कि ये जो है, ये जो टॉपिक है, जैसे उसका जो चार्ट बनता है ना,
तो चार्ट में कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, तो एक से याद होता है। फिर बाकी उससे संबंधित जितने भी प्रश्न रहेगा बस उसमें आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करते जाना है, हल करते जाना है, आसानी से हो जाएगा। गणित का यही फंडा होता है। गणित जो लोग लेते हैं ना, उनको सबसे पहले एक दो प्रश्न को याद करना ही पड़ता है। उससे जितने भी रिलेटेड प्रश्न हैं वो ऑटोमेटिकली उसके बाद बनने लगता है, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता चल गया। अब प्रोसेस पता चल गया तो मान बदल के क्यों ना दे दें, आप आसानी से गुणा भाग जोड़ना घटाना जो भी है वो कर सकते हो ना। तो ये सेम प्रक्रिया इसमें भी लागू होगा, क्योंकि ये भी गणित से संबंधित है ये टॉपिक। ठीक है, चलो आगे देखो। 20वां में देखो, तलपट बनाना है इसमें। ये जो है तलपट बनाने से यहाँ पे कुछ मान दिया है, इनको देखना है। ठीक है, 21वां प्रश्न देखो, ये रोकड़ बही से है, त्रिस्तरी, वो भी त्रिस्तरी। त्रिस्तरी में क्या होता है देखो, एक एक तो होता है सिंपल होता है ना, द्विस्तरी त्रिस्तरी। तो एक रुपया, बैंक और तीन चीज़ आ जाता है ना। एक क्या होता है, ब्याज। ठीक है, ब्याज जो मिलता है उसको भी ऐड कर जाता है, तो ये त्रिस्तरी कहलाता है। इसके बाद देखो 22वां प्रश्न, इसमें आपको क्या करना है, लाभ हानि खाता तैयार करना है। ठीक है, लाभ हानि खाता तैयार करना है। ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, ये पूरा रकम दिया है दोनों का, तो लाभ और हानि निकालना है। ठीक है, तो लाभ हानि कैसे निकालोगे, देखो लाभ हानि में यहाँ पे जो विक्रय दिया हुआ है और क्रय दिया हुआ है दोनों के पक्ष बराबर हैं। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि जैसे प्रारंभिक स्टॉक जो है वो डेबिट का पक्ष, देखो एक पक्ष जो है वो डेबिट का रहेगा, एक पक्ष जो क्रेडिट का। ये जैसे मान लो DR है और ये CR है, तो ये सही से जमा है कि नहीं ये भी तो देखना पड़ेगा ना, सही से जमा है कि नहीं जमा है। अगर सही से नहीं जमा है, जैसे कि क्रय है, ठीक है, क्रय को डेबिट के पक्ष में लिया जाता है, लेकिन क्रय के पैसे को यहाँ पे अगर रख दिया जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे, तो उसे क्या करना है, आपको वापस कहाँ पे लाना है, DR के पक्ष में लाना है। तो ये लाभ हानि का खाता जब तैयार करोगे तो इसे थोड़ा सा ध्यान देना कि सही जगह इसे जमाना होगा आपको, तभी आप लाभ हानि खाता तैयार कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जितने भी प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिया। जितने भी टॉपिक जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, तो उन सारे टॉपिकों को देख लेना। ठीक है, कम से कम एक दो प्रश्न इनसे सभी से देख लेना, तो आप लोगों के लिए जो टॉपिक है बहुत आसान हो जाएगा। और जो प्रश्न पत्र है जब आप इसे देखोगे तो आसानी से सारे प्रश्न हल होने चालू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है ना। उसमें आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को भी मिल सकता है, सभी उदाहरणों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक दो देखो उससे संबंधित, उसके बाद उसको अच्छे से रट लो। रटने के बाद जो भी अगला उदाहरण होगा उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, फिर आगे फिर बढ़ जाए, फिर ध्यान से देखना। लेकिन एक कम से कम आपको याद होना चाहिए संबंधित टॉपिक में, तभी आप जो प्रश्न है उनको बना पाओगे, वरना नहीं बन पाएगा।